स्टूडेंट्स अभी जो हम लोग बीपीएससी के लिए तैयारी के सीरीज में हम लोग हैं, तो आज इस नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पर जो कल हम बताए थे जुलाई का कुछ करंट अफेयर्स, इसमें हम आपको राष्ट्रीय में बता रहे हैं। डबल टिक वाले का मतलब होगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम इंपॉर्टेंस के आधार पर, महत्वपूर्णता के आधार पर हम जीएस को 3 भाग में बांटते हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको डबल टिक लगाया जाएगा। ये दोनों था राष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय में जो मंकी पॉक्स या फ्रांस चैटबॉट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको सिंगल टिक लगाएंगे, और जिसको ब्लैंक छोड़ देंगे, जिस पर टिक कोई नहीं लगाएंगे, वो मतलब सबसे कम इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आ सकता, आने के लिए आ सकता है, लेकिन अगर हमारे पास सबसे कम समय रहे तो इसको देखेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। अगर उससे थोड़ा और समय रहे तब इसको देखेंगे, और सबसे जो लीस्ट, अगर जो ब्लैंक छोड़ा है उसको सबसे लास्ट में देखेंगे। अगर पूरा समय है तो सबको आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए ये हमारे सामने ये है, और इस जुलाई महीने में और हम लोग आज एडिशन भी करेंगे। ये पिछले क्लास का था, हमने सोचा कि आपको डबल टिक जैसे ये है, इस आधार पर कैसे क्लासिफिकेशन करना है किसी चीज का, ये आपको हम लोग समझा पाए। जैसे देख लीजिए कि डबल टिक का क्या मतलब होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कैटेगरी 1 है, ये इसको कह सकते हैं कैटेगरी 1। सिंगल टिक मतलब इंपॉर्टेंट, ये कैटेगरी 2 हो जाएगा। और अगर जिसको ब्लैंक छोड़ दे, ब्लैंक मतलब हम कुछ वहां मार्क नहीं लगा रहे हैं, ये ब्लैंक जो है समझ लीजिए, ब्लैंक ऑब्लिक नॉर्मल, एक सामान्य है। हालांकि करना तीनों का है, लेकिन हम लोग को देखना क्या होगा, अगर बहुत कम समय हो तो डबल टिक वाला को जरूर देखेंगे, अगर उससे थोड़ा और ज्यादा समय हो तो सिंगल टिक वाला को देखेंगे, और समय हमारे पास पर्याप्त है तो तीनों को देख लेंगे, ठीक है। इसलिए इसी आधार पर जो हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं इस तरह का। और अब से जो भी जीएस हम लोग डिस्कस करेंगे उसको करंट अफेयर्स या कोई भी, उसको डबल टिक, सिंगल टिक और ब्लैंक के रूप में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग जुलाई 2024 के लिए राष्ट्रीय देख रहे हैं। कल भी हम लोग कुछ देखे थे, आज भी हम लोग स्टार्ट किए हैं। और ये देखिए पहला क्या है, देश में निर्माणाधीन टैंक जोड़ा दुर्गम पहाड़ी को तैनाती के लिए बनाए गए। हालिया परीक्षण लार्सन एंड टुटू कंपनी द्वारा गुजरात में किया गया। हजारी स्थित कहाँ से, हजारी स्थित गुजरात में नहीं, इसका नाम है जोरावत है, ये नाम है जो रावत, ठीक है। ये क्या है, एक तो नहीं रहा, जोरावत है। ये क्या है बाबू, ये देश में निर्माण भारत में इसका निर्माण हो रहा है, दुर्गम पहाड़ी को तैनाती। अच्छा, ये टैंक है, टैंक है ना, ठीक है। जोरावर एक टैंक है जिसका गुजरात में नहीं, हाँ गुजरात में निर्माण हो रहा है। गुजरात में ये जगह दिया है हजारी में, गुजरात के हजारी में इसका निर्माण हो रहा है। और ये जो है इसका काम क्या है, एक टैंक है, तो टैंक विशेष पर्पस का है, क्या है कि दुर्गम पहाड़ी पर रक्षा के लिए, मतलब कोई नीचे से शत्रु आ रहा है तो इसके लिए इसका प्रयोग किया जाएगा, और तुरंत उसको बड़ा, एक से बहुत ज्यादा हम गोले वेट हम लोग बारूद डाल सकेंगे, ठीक है ना, कोई ऊपर में अवस्थित करके। शायद ये नाम है जोरावर का, ठीक है। अब चलिए कि गुजरात के हजारी में बन रहा है। सिंपल आप लोग इस तरह का करंट जो पढ़िएगा तो पॉइंट में बांट लीजिए। जैसे आपको ब्रेन में देखा, अच्छा जोरावर नाम का टैंक, क्या है भाई, टैंक है, दुर्गम पहाड़ी पर रक्षा के लिए है। अचानक गुजरात के हजारी में निर्माण, यहाँ पर हजारी में निर्माण, बस काम खत्म हो गया। अलग अलग पॉइंट में एक बार पढ़ लिए, और ये पॉइंट डॉट डॉट टाइप हो गया क्लियर, ठीक है ना। दूसरा हाँ, देखिए चांदनीपुर बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। कहाँ है, एक बार कैमरा को वहां ले जाइएगा। ये देखिए, ये जो उड़ीसा है ना, यहाँ पर
ये उड़ीसा है राज्य, ठीक है ना। ये देखिएगा, ये ग्रीन ये पश्चिम बंगाल है, और यहाँ पर हल्का सा भूरा ये झारखंड है, इसके नीचे ये उड़ीसा का है, ठीक है ना। तो चांदीपुर एरिया इधर है, ठीक। और यहाँ उड़ीसा के तट पर ही चांदीपुर में बहुत सारा परीक्षण होता है, ठीक है ना। सामान्य रूप से आपको जो अभी अभ्यास के लिए जो एक उसका क्या नाम है, उसका वस्तु का, हवाई जहाज का नाम है अभ्यास, उसका नाम ही अभ्यास है, ठीक है ना। तो देखिए, जो छोटा छोटा यहाँ पर एक आइलैंड है, आइलैंड मैंने द्वीप है, ठीक है ना, व्हीलर यहाँ पर, ठीक है ना, व्हीलर द्वीप है, जहां से बहुत सारा छोटा छोटा प्रक्षेपास्त्र का यहाँ प्रयोग करके उपयोग देखा जाता है कि ये सही है कि नहीं। इसी तरह अभ्यास नाम का एक था, जो टारगेट उड़ा करके देखा गया कि वो सही, उसको क्यों कुछ चीज को इसलिए किया जाता है कि जिसको हमारे एक्सपेरिमेंट में, हमारे प्रयोग में वो काम आ सके। तो दूसरा ये इसमें है कि अभ्यास नाम का एक आपका ये लक्ष्य वाला वायुयान है, ठीक है ना, जिसका प्रयोग हम लोग एक्सपेरिमेंट में करेंगे, आगे के प्रयोगों में करेंगे, प्रयोग में इसका उपयोग होगा। इसका नाम ये हवाई जहाज है, छोटा हवाई जहाज है, टारगेट वाला। तो अभ्यास क्या है, एक हवाई जहाज है, इसका प्रयोग में उपयोग किया जाएगा कोई प्रयोग करने में। और ये कहाँ इसका सफल परीक्षण किया गया है, चांदीपुर, इसका सफल परीक्षण हुआ है चांदीपुर। चांदीपुर कहाँ है, बहुत फेमस जगह है, उड़ीसा राज्य में, ठीक है। बस ये ध्यान दीजिएगा, आपके लिए हो जाएगा। अगर एक बार सुने हैं इस तरह का पैटर्न है तो आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगला भी है इसमें राष्ट्रीय में दिल्ली एनसीआर के तर्ज पे उत्तर प्रदेश सरकार यूपीएससीआर का गठन किया है। अच्छा, स्टेट कैपिटल रीजन, ठीक है। तो वो उसके बारे में कुछ बताया है जी? नहीं है। और 5 लखनऊ के आसपास के 5 जिलों को ऐड किया, उसके क्षेत्र को ऐड किया, ठीक है, बहुत अच्छा, ये इतना पर्याप्त है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात कहेंगे, ये भी ठीक है, इसको सिंगल टिक देंगे, ये इसको डबल टिक दिया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, इसको जो एक बात बोली है कि दिल्ली के एनसीआर के तर्ज पर दिल्ली के एनसीआर के तर्ज पर ही जो यूपी गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार जो क्या कर रही है, एससीआर क्या हो गया बाबू, स्टेट कैपिटल रीजन, इसका हो गया स्टेट कैपिटल रीजन, राज्य राजधानी क्षेत्र, ठीक है ना, ये नेशनल कैपिटल रीजन है वो। तो दिल्ली और आसपास के एरिया में एनसीआर है, और ये क्या, लखनऊ और आसपास में, कहां ये रहेगा, लखनऊ। यूपी की राजधानी क्या है, लखनऊ है, ठीक है ना, लखनऊ। और जैसा कि उन्होंने बताया कि लखनऊ के आसपास के 5 जिलों पर, 1 2 3 4 और 5, लखनऊ के आसपास के 5 जिलों का अलग अलग क्षेत्र लिया जाएगा और इसको लखनऊ को बड़ा बनाया जाएगा, ठीक है ना। जिस तरह एनसीआर बड़ा है, उस तरह से लखनऊ का एससीआर, स्टेट कैपिटल रीजन, भी एक बड़ा होगा, ठीक। अब अगला इसमें है, नहीं है, ठीक है, एक मिनट, अंतरराष्ट्रीय है ना, एक बार बोल लीजिए, तो अंतरराष्ट्रीय एक बार बोल लीजिए, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बात किए राष्ट्रीय का, अब हम लोग बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय का। अभी ये जुलाई 2024 का ही है, और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों में जो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग समझ पाएंगे जैसे टॉपिक को अगर यहां हम टिक लगाएं तो ये समझिए कि इस सब में हम यहां भी सिंगल टिक लगाने पर अफोर्ड कर सकते हैं। हालांकि डबल टिक मतलब सिंगल टिक चल सकता है, यहां भी सिंगल चल सकता है, ये डबल टिक वाला चीज है, ठीक है। और इसमें है तो देखिएगा, इसमें ज्यादातर अभी हम डबल टिक का ही बात करेंगे, मैंने इससे आपको अंतरराष्ट्रीय मुद्दों का महत्व समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहला हम लोग डिस्कस करते हैं, बोला जाए पहला 29 का आयोजन बापू के बाजार में होने वाला है 11 से 22 नवंबर 2024 के बीच। 11 से 22 नवंबर नहीं, 11 से 22 नवंबर 2024। क्योंकि ये नोटिफिकेशन जुलाई में आ गया, इसलिए शायद इसका न्यूज है, ठीक है ना। ये भले ही होगा ये 11 नवंबर से 22 नवंबर तक, ठीक है।
लेकिन इसका चूंकि नोटिफिकेशन या इसका खबर आया है जुलाई में, इसीलिए इस समाचार को हम लोग, इस न्यूज को हम लोग जुलाई में ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है ना, डिस्कस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो 11 से 22 नवंबर 2024 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जान लीजिए, कॉप का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉप 29 अभी बोल रहा है, इसका कॉप का होता है इंग्लिश कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अब ये क्या है, जो बच्चे पढ़े हैं वो तो थोड़ा जानते हैं, लेकिन हम अलग थोड़ा सा बता देते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ये है कि जब जब भी हम लोग ये इन्वायरमेंट पोल्यूशन का बात हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का बात हो रहा है, जब भी हम लोग देखते हैं कि आइस मेल्टिंग का बात कर रहे हैं हम लोग, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का बात कर रहे हैं, उस समय चूंकि इन्वायरमेंट को हम लोग अपहोल्ड करना है, माने सही रखना है, संतुलित रखना है, सब मानव जीवन सरवाइव कर सके, इसलिए जो है हम लोग ये कॉप का आयोजन शुरू किए। ये रियो डे जेनेरो ब्राजील से स्टार्ट हुआ है, और उसके बाद से हम लोग धीरे धीरे आपस में कॉन्फ्रेंस, मतलब एक सम्मेलन होता है। अब पार्टीज कौन कौन रहेगा, तो सारा देश, जो देश है सब पार्टी है। जैसे मान लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम जिससे जिन जिन बच्चों का सब एक पार्टी हो जाएगा। पार्टी मतलब एक व्यक्ति या अपना ग्रुप, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग पार्टी के रूप में, जो देश है, हर देश अपना अपना व्यक्ति, ये उसका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह का बात है। तो यहाँ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, ये कॉप 29 है, ये हो रहा है। आपका महत्वपूर्ण देश है अजरबैजान है। इसको हिंदी में लिख देते हैं, चूंकि ये हिंदी माध्यम का है तो थोड़ा अजरबैजान। अब देखिए एक चीज आपको इसमें पता चलेगा कि अजरबैजान की राजधानी क्या है, बाकू। क्या है, बाकू जो है इसकी राजधानी है, ठीक है। तो यही ये हो रहा है। और अजरबैजान जो है ये कहां है, एक बार कैमरा थोड़ा सा अगर जैसे, अजरबैजान जो है, ये जो रूस है, यहां पर यहीं पर आप देखिएगा कि रूस का ये जो हिस्सा है, रूस तो पूरा ये छाया हुआ था, यहां तक, भारत के यहां तक था, लेकिन ये जो टूट गया 1989 में, रूस टूट गया, ठीक है। और टूट करके यहाँ पर अजरबैजान यहाँ है, आपका देख सकते हैं, ये जो क्षेत्र है, ये कैस्पियन सी के यहाँ पर नीचे में, यहाँ पर एक तट में अजरबैजान यहाँ है। अब बाकू जो उसकी राजधानी है, वो कैस्पियन सी के तट पर है, वो, ठीक है ना, कैस्पियन सी के तट पर है ये अजरबैजान का बाकू, ठीक है। उसके बगल में अर्मेनिया इससे टूटा हुआ है, और उसके ऊपर जॉर्जिया है। ये सब हिस्सा अजरबैजान, अर्मेनिया, जॉर्जिया, ये रूस का ही, यूएसएसआर, पुराना यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। इस तरह से हम लोग इसको देखते हैं, जानते हैं पूरा हिस्सा, ठीक है। अब इधर हम लोग देख लेते हैं। तो ये अजरबैजान कहाँ है, का राजधानी बाकू में ये होगा। और कॉप 28 जो है, अभी ये कॉप 29 है, ये होने वाला है 11 से 22 नवंबर 2024। और कॉप 28 ये हुआ है पहले, ये कहां हुआ है, तो यूएई, ठीक है, ठीक। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहा। कॉप से हम लोग क्लाइमेट को, इन्वायरमेंट को सही करने का प्रयास कर रहे हैं। यूएई हमारे एशिया में है देश, ठीक। अब आते हैं अगला, आइए, इसमें डबल टिक रहेगा। अगला, मोदी के रूस यात्रा के दौरान वहां पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। हाँ, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल। ऑर्डर ऑफ, देख लेते हैं पहले, ऑर्डर ऑफ, चूंकि ये इंग्लिश में ही है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल, ठीक है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल, ये एक उपाधि है, हाईएस्ट अवार्ड है। जैसे भारत का हाईएस्ट अवार्ड क्या है, भारत रत्न, भारत का भारत रत्न है। उसी तरह रूस का ये क्या है, रूस का हाईएस्ट अवार्ड है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल। ये रशिया का है, रूस का है सबसे हाईएस्ट अवार्ड, ठीक है। अब ये हाईएस्ट है तो किसको दिया गया है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, पीएम, इंडियन पीएम या भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी, इसी साल दिया गया, अभी जो गए थे वहां पर, ठीक है। हम लोग जुलाई का करंट अफेयर्स करें, ध्यान में देना है, इस बात को हमेशा ध्यान देना है। ये जो घटनाएं हैं जुलाई 2024 की हैं,
ठीक है, राष्ट्रीय हो चुका है, अभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात कर रहे हैं, और ये रूस ने दिया है, ठीक है। तो ये जो भी अभी बात हो रहा है इसमें भी डबल टिक, देखिए इसका इंपॉर्टेंस देख लीजिए कितना ज्यादा है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल, ठीक है। इसका अर्थ होता है सेंट एंड्रयूज एक व्यक्ति थे, बहुत हाईएस्ट लेवल के व्यक्ति थे धार्मिकता के, अपोस्टल मैंने उस धर्म को सत्यनिष्ठा के लिए, अपोस्टल का वही मतलब होता है धर्म या सत्यनिष्ठ व्यक्ति, तो उस लेवल के व्यक्ति के तरह इनको दिया गया है, वो उपाधि दिया गया। ये जो क्यों दिया जाता है, तो सेंट एंड्रयूज वहां रूस के मोस्ट हाईएस्ट रिवियर्ड मतलब बहुत पुरस्कृत सम्मानित व्यक्ति थे, सम्मानजनक सबसे उच्चतम कैटेगरी के थे एंड्रयूज, उन्हीं के सम्मान का औधा, उसी के क्रम का, उसी के बराबरी का इनको मोदी जी को ओहदा दिया गया है, ठीक है, इसलिए वहां का यही अवार्ड है, ठीक है। अब तीसरा आते हैं, क्या है, हाँ देखिए ये भी इंपॉर्टेंट काफी, देखिए लिखते लिखते यहाँ पर, क्योंकि अभी नाटो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा अब युद्ध चल रहा है बहुत जगह, तो अभी यहाँ पर यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, तो यहाँ पर नाटो का जो वार्षिक सम्मेलन हुआ है, ये यूएसए के कहाँ हुआ है बाबू, वाशिंगटन डीसी, ये यूएसए के जो कैपिटल है, राजधानी है, यहाँ पर कैपिटल है, वहीं पर हुआ है वाशिंगटन डीसी, इसको हिंदी में लिख देते हैं वाशिंगटन डीसी, ठीक है। ये वार्षिक सम्मेलन हमेशा होता है, इस बार महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बहुत सारा युद्ध हो रहा है और रूस जो है लेकर के थोड़ा चिंतित है नाटो, और कब क्या हो कब, इसलिए लेकर के सब लोग थोड़ा सा सतर्क हैं, इसलिए इस समय नाटो के वार्षिक सम्मेलन का महत्व है। आप बता सकते हैं कि नाटो का जो उसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? अच्छा, आप लोग का ये वर्क रहेगा, ठीक है, अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नाटो का क्वेश्चन हमारा कि नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है। आप लोग भी ढूंढिएगा, सब लोग लिखिए, कॉपी में लिख लीजिए अभी होमवर्क के रूप में। नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिका बनाया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, लिखिए कॉपी में। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय, हिंदी में कहेंगे मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ये प्रश्न रहेगा अगले दिन के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। अब आगे आइए हम लोग बात करते हैं। अगला, मिल्की द्वारा नियंत्रण के लिए पहला सफल मस्तिष्क प्रत्यारोपण उड़ान नेल्सन को किया गया। उड़ान, ठीक है। देखिए तो यहाँ देखिए सबसे पहला उड़ान नेल्सन हम लोग लिख लेते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी डबल टिक में जाएगा। उड़ान नेल्सन देख लीजिए, कभी कभी कुछ समय का न्यूज ऐसा है कि बहुत इंपॉर्टेंट समय, जैसे उड़ान नेल्सन। आप जानिए कि मिर्गी हमारे यहाँ है, हमारे ही क्षेत्र में बहुत लोगों को मिर्गी पता चलता है, मिर्गी को इंग्लिश में एपिलेप्सी भी कहते हैं, ठीक है। तो मिर्गी का इलाज 100% नहीं है अभी तक, यही है, लेकिन हाँ हो पाता है। तो उसमें क्या है कि उड़ान नेल्सन पहले व्यक्ति हैं जहां पर ब्रिटेन में इनका क्या किया जाएगा कि ब्रेन प्रत्यारोपित, मतलब ब्रेन को इधर से उधर कर दिया जाएगा, जो अच्छा सही चीज है सही ब्रेन लगा दिया जाएगा, और जो डिफेक्टेड पार्ट है उसको हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। उड़ान नेल्सन व्यक्ति हैं ब्रिटेन के। इनमें क्या किया जाएगा? सफल इलाज किया जाएगा। किस चीज का? इनमें सफल इलाज किया जाएगा मिर्गी का। मिर्गी, उसको इंग्लिश में एपिलेप्सी भी कहते हैं बीमारी। इसका सफल इलाज के लिए ब्रेन मस्तिष्क प्रत्यारोपण, तो किस लिए फेमस है? मस्तिष्क प्रत्यारोपण। ये संसार के प्रथम व्यक्ति हैं मस्तिष्क प्रत्यारोपण के लिए। प्रत्यारोपण हो सकता है कल के डेट में ये बहुत आसान चीज हो जाए, ठीक है ना, बहुत सारा चीज है। तो मस्तिष्क प्रत्यारोपण संसार में ये विश्व में प्रथम व्यक्ति। महत्व इसलिए बढ़ गया है क्योंकि प्रथम व्यक्ति है, इसीलिए हो सकता है 5 साल बाद बहुतों का हो जाए, तब उस समय तो एक सामान्य घटना हो जाएगी। लेकिन कहने का अर्थ है, इससे जानकारी हमको ये लेना है कि धीरे धीरे बहुत सारी बीमारियों का इलाज संभव हो पा रहा है, और देखिए कि और नया नया बीमारी भी उभर रहा है धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन हाँ, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो ये चीज है। अगला बताइए। कीर, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है। अब देखिए कि हम लोग चारों इंपॉर्टेंट है और 5वां भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
तो कभी कभी न्यूज ऐसा रहेगा कि सारा का सारा आने का प्रोबेबिलिटी हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा। तो कीर स्टॉर्मर, दो अगर हिंदी में लिखिएगा, कीर स्टॉर्मर, स्टॉर्मर, या इंग्लिश में लिख सकते हैं यार कीर स्टॉर्मर। ये कीर स्टॉर्मर कौन है? तो हाँ, लेबर पार्टी है। ये 14 कितना है, 14 साल बाद। हाँ, ये और इनके साथ कुछ विशेष बात तो नहीं है। तो कौन से प्रधानमंत्री हैं? ऐसा तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वहां बहुत प्रधानमंत्री हो चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, हाँ बहुत हो चुके हैं प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर इनका महत्व इसलिए है क्योंकि 14 वर्ष के बाद, ये मतलब महत्वपूर्ण, बहुत साल हो गया ना, 14 वर्ष बहुत हो गया। 14 वर्ष बाद वहां लेबर पार्टी का सरकार बना है। वहां का जो पार्टी है लेबर पार्टी, 14 वर्ष बाद लेबर पार्टी का सरकार बना है। लेबर पार्टी सरकार बना है, ये महत्वपूर्ण बात है बहुत। और कीर स्टारमर वहीं के थे। ये इन्होंने किसको हटाया? कि कौन हटे हैं? ऋषि सुनाक। याद है, ये भारतीय मूल के इनके हैं, ऋषि सुनाक। ऋषि, अब देखिए ऋषि तो दो तरह से लिखा जा सकता है। अब जिस तरह से लिखा है ऋषि सुनाक, आप लोग जानते हैं ऐसे इंग्लिश में तो लिखना आसान है, RISHI ऋषि, ऐसे इसको हटा सकते हैं ऋषि सुनाक। ठीक है, ऋषि सुनाक को हटाए हैं, ठीक है ना। इनको पदस्थापित किए गया है, पदस्थापित किए हैं। भारतीय मूल के थे, पदस्थापित किए इनको, ऋषि सुनाक को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कीर स्टारमर। और यहां भी आप लोग डबल टिक यहां पर लगाइए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग अंतरराष्ट्रीय में हम लोग 5 किए और पांचों का पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह से ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये इंपॉर्टेंट है। इस देखते देखते आप समझ जाएंगे कि हाँ ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये इसको सिंगल देखेंगे, जुड़ावर पर थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि इसका आने का है चांसेस, अभ्यास है, ठीक है सिंगल देंगे, लेकिन हम समझेंगे कि ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कोई चीज नहीं आ सकता है, लेकिन हम पहला वाक्य देखेंगे अच्छा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा सर अलर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब आइए अगला हम लोग बिहार का भी करेंगे कुछ लोग। ठीक है, तो बिहार का हम लोग बिहार का देखते हैं। बिहार वाला भी आज दोनों इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या है? तो आइए हम लोग देखते हैं यहां पर। यहां पर जुलाई हम लोग किस महीने में है? जुलाई 2024 में है। ठीक है, राष्ट्रीय हो चुका है, अंतरराष्ट्रीय हो चुका है, और अब हम लोग जुलाई 2024 में, जुलाई 2024 में बिहार के परिदृश्य में है। बिहार में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला क्या है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जान लीजिए कि अभी जो बिहार सरकार है शिक्षा के लिए बहुत काम कर रही है। बेचारी कोई बहुत अच्छा काम नहीं हो पाया था पहले, और ये बिहार सरकार पर बहुत ही लायबिलिटी था। अब प्रयास कर रही है कि जनता के बीच में कुछ तो अच्छा मैसेज जाए, कुछ अच्छा काम किया जाए। इसलिए आप लोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको डबल टिक लगाएंगे। ये ई शिक्षा कोष ऐप है। अभी तो सारे टीचर्स का बन रहा है, हर तरह का अटेंडेंस बन रहा है ई शिक्षा कोष पर। ई शिक्षा कोष लिखा रहता है, ई शिक्षा कोष। ई माने इलेक्ट्रॉनिक, ई मतलब क्या हुआ? ई माने इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है ये चीज। आपको ऐप, ई शिक्षा कोर्स ऐप है, एप्लीकेशन है। ऐप मतलब एप्लीकेशन है, होता है ना, जैसे गूगल एक आइकन है, एप्लीकेशन है। इसमें बहुत सारा चीज है, अटेंडेंस बनाने का, फोटो खींचने का, टीचर्स को अपलोड करने का, ये जरूरी है। वो डाटाबेस जाता है जो सर्वर पर बैठा रहता है, वो देखता है कौन आया है, कौन बनाया है, कौन नहीं बनाया है। ऐसे पूरे बिहार का नियंत्रण किया जा रहा है। शिक्षा के लिए ये एक क्रांति है, और इसलिए ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, डबल टिक के साथ जाएगा। और दूसरा जो है कि भागलपुर में बिहार के भागलपुर में खेलो इंडिया, खेलो इंडिया आप जानते हैं ना, खेलो इंडिया शुरू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। भारत में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए खेलो इंडिया शुरू किया गया है। तो भागलपुर में खेलो इंडिया योजना के तहत, खेलो इंडिया योजना के तहत
के तहत क्या किया गया है कि यहाँ फुटबॉल ग्राउंड का निर्माण हो रहा है। किस चीज का? भागलपुर में फुटबॉल ग्राउंड का। अभी हम लोग कल बात किए थे, अभी जो हम बताए भी, राजगीर में क्या बन रहा है? बड़ा स्टेडियम बन रहा है, ठीक है ना, वर्ल्ड क्लास बड़ा सा स्टेडियम बन रहा है राजगीर में, ठीक है, क्रिकेट स्टेडियम भी वहां बन रहा है राजगीर में। और फुटबॉल में क्या बन रहा है? फुटबॉल का स्टेडियम कहां बन रहा है? भागलपुर में। तो याद रखिएगा, बिहार के दो जगह भागलपुर और राजगीर में खेलों के प्रोत्साहन, भागलपुर में बन रहा है खेलो इंडिया के तहत, और वहां पर केंद्र सरकार के द्वारा जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उसके द्वारा वहां पर बन रहा है, ठीक है ना। तो दो अलग अलग है, फुटबॉल का, वहां क्रिकेट का बड़ा सा स्टेडियम बन रहा है वहां पर, ठीक है। तो इस तरह का ये सारा हमारा ये रहा, ठीक है। अब हम लोग अगर भारत को यहाँ देखें तो ये ऊपर में हिमालय है, ये पूरा नेपाल का भाग है, ये करके ये पूरा हिमालय क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर ये देखिएगा कि ये राजस्थान में थोड़ा मरुस्थलीय है, लेकिन पुराने समय में ये समतल मैदान था। ये पूरा राजस्थान से हरियाणा लेते हुए, ये उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र, बिहार का ये क्षेत्र, पश्चिम बंगाल ये लेते हुए, सब क्या है? असम का ये भाग होते हुए, ये सब क्या है? मैदानी भाग है। ये मैदानी भाग कैसे बना? वास्तविक रूप से तो नीचे चट्टान है, अगर इसके नीचे जाइएगा 4 किलोमीटर, 2 से 4 किलोमीटर नीचे चट्टान मिलेगा, वास्तविक रूप से चट्टान ही आया था। क्या हुआ कि नदियां जो ऊपर से आती हैं, आज भी आ रही हैं, गंगा में अभी बहुत बाढ़ आया हुआ है, तो जो नदियां आती है काट काट के मिट्टियों को, छोटे छोटे कणों को लाती है और ये जमा कर दी। ये जो 4 किलोमीटर तक ये मोटाई जमा हुआ है, कहीं 2 किलोमीटर तक जमा, ये वही है, नदियों द्वारा हजारों वर्षों से लाया जा रहा है, जमा कर दिया गया पूरा, ये समतल मैदान बन गया है, ठीक है ना। और इसी पर हम लोग रहते हैं, तो ये मध्य का मैदान हो गया है, ऊपर का हिमालयी प्रदेश हो गया है, और ये जो नीचे वाला है तो ये पठार है। पठार, अब पठार तो है ही, साथ में प्रायद्वीपीय है। प्रायद्वीप क्या हुआ? जो कि जो 3 तरफ से जल से घिरा है, एक तरफ, 2 तरफ, 3 तरफ, इधर तो जमीन है सब, तो प्रायद्वीपीय पठार ये बड़ा सा, ठीक है। तो हम लोग अभी हालांकि पठार का, प्रायद्वीपीय पठार का डिटेल में और बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम बताए थे, हम चैनल पर देखिएगा, वो है कहां कहां कौन सा पठार है। अभी हम लोग जो बात करें हिमालय के बारे में थोड़ा समझना चाहते हैं, जो बीपीएससी के प्रीलिम्स या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, इससे प्रश्न आता है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं भूगोल की तरफ, ठीक है। तो भूगोल में हम लोग 2 चीज समझना चाहेंगे। अभी सबसे पहले आइए देखते हैं कि जो निर्माण हुआ है हिमालय का, यहां पर अभी हम लोग हिमालय देखे हैं, और एक छोटा सा हम चाहेंगे कि ड्रॉ कर दें आप लोग के लिए, बिल्कुल। ठीक है। अब देखिए कि हम लोग प्रयास किए हैं कि एक छोटा सा भारत का ये मैप बनाया गया है, ठीक है। अब इसमें हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग थोड़ा समझेंगे कि जो हिमालय जो परिदृश्य है, यहाँ पर हिमालय का जो विस्तार है वो ऐसे है, इस तरह से। आप देखिएगा, इसको तोड़ रहे हैं जानबूझ के, ये जो है ये हिमाचल है, ठीक है। और ये सबसे अंतिम में तो कंटिन्यूअस तो है, लेकिन बहुत पतला है, बहुत कम ऊंचा है, सबसे कम ऊंचा है, और ये इस तरह से, ठीक है।
मेन जो है मुख्य रूप से ऊपर का ये बृहद हिमालय है, और इसको अलग अलग नाम भी देते हैं। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग समझते हैं, ये तो आप लोग समझ पाए। और यहाँ पर 3 ठो यहाँ पर छोटा और है पार हिमालय का, इसको कहते हैं काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, यहाँ 3 है। ठीक, तो इसका नामांकन हम लिखेंगे, और इससे पहले कि हम यहाँ लिखे, हम पहले देखते हैं कि जो हिमालय को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, तो किस किस रूप में। ठीक है, तो देखिए कि एक जो रूप है जिसमें कहते हैं ऊंचाई के आधार पर, कितना है ऊंचा, ऊंचाई के आधार पर ऊंचाई के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है ना, वर्गीकरण कर रहे हैं हम लोग हिमालय का। अगर लिख दिया जाए कि हिमालय का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, हम बोल देंगे, जो इंग्लिश के बच्चे उनके लिए भी दिक्कत नहीं रहेगा। हिमालय का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, यहाँ पर बांटा जा रहा है हिमालय को, कैसे बांटा जा रहा है ये देखना है। ठीक है, एक तो हम लोग बांटते हैं ऊंचाई के आधार पर। ठीक है, तो ऊंचाई के आधार पर स्टूडेंट्स आप जब देखिएगा तो इसको 3 भाग में बांटते हैं। ठीक है, इसमें पहला क्या है, जो सर्वाधिक ऊंचा। ठीक है ना, अब सर्वाधिक ऊंचा देखिएगा तो इसमें आएगा, दोनों आता है, सर्वाधिक ऊंचा में दोनों है। कौन कौन है, इन तीनों को कहते हैं हम लोग पार हिमालय। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांस। ट्रांस मतलब पार। ठीक है, तो हम दोनों ये बात समझाए थे इंग्लिश में, ट्रांस का अर्थ होता है पार। पार मतलब उस पार, हिमालय के पार, उधर उस पार। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। इसी तरह इसका नाम दिया जाए TRANS, ट्रांस। बाकी ये हिमालय। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर 3 नाम है पार हिमालय। ठीक है, तो सर्वाधिक ऊंचा कौन कौन है, तो 2, एक तो तीनों ये सब है। ठीक है ना, यहां पे आप जब लिखिएगा तो आप पार हिमालय लिखिए, और कौन, पार हिमालय, और ये जो पहला है इसका नाम है हिमाद्री। इसका बहुत सारा नाम लिखते हैं, जैसे आपको लिख देते हैं, हिमाद्री कहिए या बृहद हिमालय कहिए या दीर्घ हिमालय कहिए, जो कहना है इस तरह से जो कहिए। बात समझ आ रहा है। ये तीनों से एक ही मतलब होता है, ये हिमाद्री है या बृहद हिमालय या दीर्घ हिमालय। ठीक है ना, कोई भी कहिएगा इसका मतलब आएगा जो मुख्य हिमालय है उसका जो पहला चरण है। ये क्यों इस तरह का है, ऐसे तो हिमालय का जब निर्माण हुआ तो ये जो आप लोग को एक बता देते हैं कैसे ये चीज बना। ये जो टूट फूट है ना, ऊंचा उठा हुआ भाग है, ये प्लेट चला, ये प्लेट नीचे से चला, यहां से समझ लीजिए, ये विश्व मैप है, यहां से 60 डिग्री है, तो मतलब समझिए यहां पर था, ये जुड़ा हुआ, ये सब, ये भारत जो था यहां पर था कहीं ना कहीं। ठीक है, भारतीय भूखंड, और यूरोप भी जुड़ा हुआ था ऐसे ऐसे। यूरोप कैसे मूव किया है, ऐसे गया है, ऐसे ऐसे होकर ऐसे आया है। अब भारत ऐसे चला है, ये ऐसे घूमते घूमते ऐसे आया है। बात समझ रहे हैं, ये उत्तर से आ रहा था, ये भारत दक्षिण से जा रहा था। बात समझ में आ रहा है, तो ये इस तरह से है। ठीक, अब हम लोग आते हैं यहां पर अब ये जो गया, दोनों प्लेट जो टकराया सब है, तो ये टकराया तो इसके बीच में टेथिस सागर था। टेथिस सागर का जो कण था, मिट्टी का कण उसमें जमा था, सागर है तो नीचे मिट्टी कण है वो जमा है, तो सब उठा। ये जो टकराया, जो ऊपर टकराता तो केवल ऊपर से नहीं टकराता है, नीचे से न चलता है। ये प्लेट है, प्लेट का ऊंचाई होता है, ठीक है ना, 100 किलोमीटर के आसपास में ये नीचे से टकराता है सब, 100 किलोमीटर नीचे से, समझ गए। तो 100 किलोमीटर नीचे से जो टकराया पूरा तल, तो नीचे में जो टेथिस सागर था उसका तल उठ गया, माने ऐसे हुआ। जो चूंकि क्यों उठा, क्योंकि दोनों का बराबर घनत्व था। अगर ये नहीं उठता, एक नीचे डूब जाता, जो भी भारी रहता नीचे डूब जाता, ठीक है ना। तो ये दोनों बराबर था, तो कोई नीचे जा ही नहीं रहा था, तो दोनों आपस में नहीं भाई कोई नहीं जाएगा नीचे, तो दोनों को लड़ाई इतना हुआ, समझ लीजिए ऐसे, तो दोनों ऊपर गया ऐसे ऐसे ऐसे। तो टेथिस सागर था उसका पानी सब नीचे गिर गया, पानी सब ऑब्वियसली, और जो उसमें कण था, मिट्टी सब, रवा सब जमा था परत में, परत सब उठ करके अपना हिमालय, आज का जो हिमालय है उसी का परतदार चट्टान है, इसमें औषधि चट्टान, परतदार चट्टान है यहाँ पर, ठीक है ना। ये यहाँ पर ये चट्टान के रूप में है। और जो टेथिस सागर था वो आज जो आगे देखिएगा, इधर मैप में हम लोग बता भी देंगे, जो कैस्पियन सागर है यहाँ पर, या ब्लैक सी है, या भूमध्य सागर है, ये सब उसी टेथिस सागर का बचा हुआ भाग है, पानी वाला,
ठीक है। बाकी ये सब जो है बना हुआ उसी, ये पूरा का पूरा ये जो बेल्ट है समझिए टेथिस सागर का बेल्ट था बहुत पहले। कब? 7 करोड़ वर्ष पूर्व। कब बाबू? 7 करोड़ वर्ष पूर्व, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज ऐसे है। तो अब देखिए कि हम लोग सर्वाधिक ऊंचा में पार हिमालय में 3 है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। और ये हिमाद्री है, मुख्य हिमालय। जब हिमालय का मेन बात कर रहे हैं तो यहां पर हिमाद्री या बृहद हिमालय या दीर्घ हिमालय। बात समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है, इसको लिख कर समझ करके ये जाइएगा तो बहुत इजी है, इसी सबसे प्रश्न आता है। और जब इतना समझ के पढ़ लीजिएगा तो लाख आप बैठ के पढ़ रहे, उससे नहीं फर्क पड़ता। चीजों को समझना होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, कोई पूछे तो आप बता सकें, ठीक है। तो अब देखिए दूसरा अपना क्या है, सर्वाधिक ऊंचाई के बाद दूसरा क्या है? मध्यम, मतलब मध्यम ऊंचाई वाला। मध्यम ऊंचाई किसका है? ये है आपका बीच वाले को, ये जो कहते हैं, यहाँ पर पीर पंजाल है, यहाँ पर बहुत सारे दून है, जैसे जम्मू में भी दून है, आपको देहरादून जो है इसी पर है। ये जो बीच वाला हिमालय है ना, इसको हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। ये बीच में देख रहे हैं, हम तोड़ दिए हैं कई सारा छोटे छोटे, बीच बीच में घाटी टाइप है, वो दून है। शिमला जो हिल स्टेशन है, नैनीताल, ये सब क्या है? इसी में ये जो मध्य हिमालय कहिए या हिमाचल श्रेणी कहिए, इसी में बसा हुआ है। इतना बढ़िया बढ़िया जो नैनीताल, मसूरी, शिमला, ये सब इसी में बसा हुआ है। अंग्रेज लोग के लिए बेस्ट जगह था ये, ठीक है ना। तो ये मध्यम ऊंचाई, इसका ऊंचाई इस सबसे थोड़ा कम है मध्यम ऊंचाई का। और इसका जो है ये हिमाचल है, या इसको और भी नाम देते हैं हिमाचल हिमालय, या इसको आप कहते हैं कि लघु हिमालय कहते हैं, ठीक है ना। इस तरह से, या निम्न भी कहते हैं, कई कई लघु से लघु तक ही छोड़ देते हैं, ये हिमाचल या लघु या निम्न हिमालय, ठीक है। निम्न लेसर कहते हैं, तो लेसर को निम्न कहा ही जाता है, चाहे तो चलो यहां लिख देते हैं, ठीक है। यहां पर है। अब देखिए कि ये सर्वाधिक हो गया, मध्यम हो गया, 80। तीसरा कौन है? निम्न, मतलब सबसे नीचा है, तो इसको हम लोग कह दें कि हाँ, मतलब इसको कहिए कि कमतर, सबसे सामान्य या निम्न ऊंचाई वाला, निम्न ऊंचाई। ये 3 श्रेणी में बांटते हैं ऊंचाई के आधार पर। जब हिमालय को पढ़ते हैं तो 3 भाग में बांटते हैं। और इसमें कौन आता है? शिवालिक, इसको कहते हैं शिवालिक हिमालय, या इसको कहते हैं बाह्य हिमालय, ठीक है ना। बाह्य हिमालय क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे बाहर है ये, सबसे। देखिए बिहार है ना, यहाँ बिहार के भी किनारे किनारे है, अपना पश्चिमी चंपारण में है ये शिवालिक श्रेणी का जो जंगल है, वाल्मीकि नगर का जंगल, वहां आसपास के पहाड़ियों में ये है, ठीक है। इसको कहते हैं शिवालिक या बाह्य हिमालय, ठीक है। एक तो वर्गीकरण का ये तरीका हो गया। दूसरा क्या होता है? दूसरा क्षेत्रीय आधार है, ठीक है। दूसरा आधार हमारा इसको इंग्लिश में रीजनल कहते हैं, और इसी को हिंदी में कहेंगे क्षेत्रीय विभाजन। ये हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन क्या है भाई? तो एक है आपका हाँ, अब शुरू करते हैं हम लोग। देखिए नदी से, आइए आप लोग को करोगे, हाँ आइए आप लोग को पहले नदी एक बार थोड़ा हल्का सा बता देते हैं। देखिए नदी जो है, सबसे पहले यहाँ पर एक नदी है, इसका नाम है सिंधु, इसको इंग्लिश में इंडस कहते हैं। सिंधु नदी यहाँ एक चांगला पास है, चांगला, ठीक है ना। ये सिंधु नदी चांगला पास से होते हुए भारत में आती है। और यहाँ पर एक आपका नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत नाम ही। तो यहाँ पर ये सीधे यहाँ जाते जाते सीधे अचानक से घूम जाती है दक्षिण में, ठीक है ना। इसलिए ये फेमस है ये जगह, ठीक है। अचानक से दक्षिण में घूमी और दक्षिण में इधर घूम करके नीचे की तरफ आते गई। और ये जो आ रही है ये नदी, जो ब्लू वाला लाइन सब है, ये नदी है ब्लू वाला, ठीक है। ये नदी आई तो भारत से भी इसकी 5 नदियां, सहायक नदियां आकर मिलती हैं। कौन कौन है बाबू भारत में? झेलम जो कि झेलम, चिनाब और रावी, सतलज और ब्यास। वेरी गुड। इसी 5 नदियों, सिंधु नहीं, इन्हीं 5 जो नदियों के नाम पर ही पंजाब इस प्रदेश को कहते हैं, सिंधु को छोड़ करके, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ चांगला दर्रा से, चांगला पास से आई नदी और इस तरह से यहाँ चली गई, ठीक है। तो एक तो है सिंधु और सतलज, सिंधु और सतलज के बीच में जो कश्मीर हिमालय कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक
पास है यहाँ पर, ठीक है, ये तो चांगला से ही आती है सिंधु नदी, और यहाँ पर रोहतांग ही है, नहीं रोहतांग पास है, रोहतांग दर्रा जो कहते हैं, ठीक है ना। इससे कौन नदी आती है? सतलज नदी। तो इन दोनों, इसके बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं बाबू? कश्मीर हिमालय। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं क्षेत्रीय विभाजन का, कैसे कैसे। तो पहला कश्मीर हिमालय इन दो नदियों के बीच में, दूसरा हो जाएगा ये सतलज नदी और ये काली नदी, ठीक है ना। सतलज नदी यहां है, तो ये जो क्षेत्र है ये कहलाएगा क्या? कुमायूं हिमालय, ठीक है। इस क्षेत्र को उत्तराखंड और इस सब आसपास के एरिया को कुमायूं भाग भी कहते हैं, ठीक है ना, प्रमुख रूप से। तो ये कुमायूं हिमालय है, ठीक। अब देखिए कि काली नदी और ये तीस्ता नदी यहाँ है, ठीक है। तीस्ता नदी यहाँ पर आपको ये सिक्किम में है, यहाँ पास से निकलती है तीस्ता, यहाँ पर चली जाती है बांग्लादेश में, यहाँ मिल जाती है तीस्ता गंगा में, ठीक है। तो ये काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्रों कहते हैं, जो मुख्यतः नेपाल में पड़ता है। इसको हम लोग कहते हैं क्या? नेपाल हिमालय कहेंगे, ठीक है ना। और इसको महाभारत श्रेणी भी कहते हैं या नेपाल हिमालय कहते हैं, ठीक है ना ये। अब चौथा है तीस्ता नदी और दिहांग नदी, ठीक है ना। तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच के वाले क्षेत्र को कहते हैं अरुणाचल हिमालय, क्योंकि अरुणाचल ये प्रदेश की मुख्य है यहाँ पर, ठीक है ना। इसको कहते हैं अरुणाचल हिमालय, ठीक है ना। और अंतिम जो हो गया इधर की तरफ, जो यहाँ पर आपका जो नदी आती है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत प्रदेश से नाम क्या है? सांगपो, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, तो एक्चुअली उसका नाम वहां ब्रह्मपुत्र नहीं कहते हैं, यहाँ इसको क्या कहते हैं वो? सांगपो। जब जो सांगपो नदी यहाँ से आ रही है, तो यहाँ आ रही है अचानक से, वो भी सिंधु नदी की तरह यहाँ पर दक्षिणी मूर्ति है। क्यों? क्योंकि ढाल ऐसा रहता है। तो ढाल ऐसा रहता है, तो ये कौन सा जगह है? नामचा बरवा, जो इस जगह का नाम बहुत फेमस है, क्वेश्चन आते रहता है। और किसी भी एग्जाम में, बीपीएससी, एसएससी या किसी भी आप लोग कोई भी एग्जाम में आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये नामचा बरवा जो है, ये जगह पहाड़ी क्षेत्र है, ये ऊंचा क्षेत्र है, यहीं पर नदी दक्षिण मूर्ति है। और नामचा बरवा से दक्षिण मुड़ करके जो नदी है, इसका नाम हो जाए आगे बढ़ करके यहाँ डिब्रूगढ़ के बाद से ब्रह्मपुत्र हो जाता है, ठीक है ना। सांगपो के बाद से इसका नाम दिहांग होता है। दिहांग से कुछ दूर तक, यहाँ इतना दूर दिहांग होता है। दिहांग के बाद डिब्रूगढ़ यहाँ है सब में, डिब्रूगढ़ से आगे इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है, ठीक है ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से आगे बढ़ती है। और यहाँ पर जैसे ही ये असम के बाद ये मेघालय के ऊपर हल्का मिलती है बांग्लादेश में, तो इसका नाम जमुना हो जाता है, जमुना। और फिर ये जमुना नाम से, और गंगा का जो नाम, गंगा जो आकर के पश्चिम बंगाल से आगे बढ़ करके यहाँ पद्मा नाम हो गई है। ये पद्मा और जमुना मिलकर के यहाँ मेघना नाम से गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। बात समझ में आ गया? इसको समझना होगा, जानना होगा, ये बहुत आसान है, धीरे धीरे रिवाइज करते समझते, ठीक है ना। ये आ जाती है इसमें। तो हम लोग जो हिमालय को बांटे 1, 2, 3, इसको ज्यादा हम लोग को नहीं जानना है क्योंकि हमारे देश में नहीं है। 3, 4 यहाँ पर, और फिर एक 5 पूर्वांचल इधर का पढ़ लेंगे हम लोग इस क्षेत्र में, इसका दक्षिण है, ठीक है ना। तो ये 5 आधार कह लें, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। कश्मीर हिमालय, सिंधु नदी से सतलज, दूसरा कुमायूं हिमालय, ये हो जाएगा सतलज से, काली नदी। काली जो है पूर्वी बॉर्डर बनाती है, कहाँ का? उत्तराखंड का पूर्वी बॉर्डर कौन बनाता है? पूर्वी वाला बॉर्डर काली नदी बनाती है, ठीक है ना। सी हो जाएगा काली नदी, इसको कहेंगे नेपाल हिमालय। ये हम लोग को उतना ज्यादा नहीं जानना है क्योंकि हमारे देश में नहीं है। ये काली नदी से तीस्ता नदी, डी आपका हो जाएगा अरुणाचल हिमालय। और ये है तीस्ता नदी से
दिहांग कहते हैं, समझिए। दिहांग किसका नाम है? वेरी गुड। इसी का जब सांगपोक से जब भारत में आती है नामचा बरवा से घूमते हुए दक्षिण में ऊपर में, तो उसका नाम हो जाता है दिहांग, और वही नाम से थोड़ा आगे बढ़ती है दिहांग नदी तक। और जब डिब्रूगढ़, असम के डिब्रूगढ़ में पहुंचती है, उसके आगे से उसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, दिहांग नदी तक। और ये जो आगे हो जाएगा पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल मतलब जो दक्षिण वाला जो मोरिया है ना, ये पूरा तीनों राज्य कौन कौन आपका, थोड़ा सा असम का भाग, अरुणाचल का, असम का, फिर आइएगा नागालैंड का, मणिपुर का और मिजोरम का भाग। ठीक है ना, पूर्वांचल हिमालय। ये इसका अलाइनमेंट या संरेखण कर लिएगा उत्तर से दक्षिण से बना भी देते हैं, वही ये ऊपर से उत्तर से दक्षिण की तरफ ही है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक, ये पूर्वांचल हिमालय रहता है। ठीक, यहाँ पर अलग अलग ढालियां, इस तरह से ये उत्तर से दक्षिण की तरफ रहेगा पूर्वांचल हिमालय। तो ये सब का हम लोग समझेंगे, जानेंगे। और ठीक है, एक इसका एक और थोड़ा पहलू होता है, या तो हम लोग जान लेंगे, जैसे ये क्षेत्रीय विभाजन का ये सब अलग अलग तरीका है, या एक कहिएगा अगर एक तीसरा तरह से और विभाजन होता है, आप लोग लिख लीजिएगा। और ये बता दे रहे हैं, ये समझने के लिए है। तीसरा तरह से विभाजन क्या है? अक्षांशीय विभाजन, अक्षांश रूप से। अक्षांशीय विस्तार कैसे है वो सिंपल जो बता चुके हैं वही है। अक्षांशीय विभाजन क्या है? ये देख लिए, अक्षांशीय विभाजन में ए हो जाएगा, पहला है पार हिमालय, या इसको ट्रांस हिमालय भी कहिए, पार हिमालय, या इसी को कहेंगे ट्रांस हिमालय, जिसके अंतर्गत 3 आता है ना, कौन कौन? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। एक बार पूछा था बीपीएससी में कि दक्षिण से उत्तर की तरफ निम्न क्रमों को सजाइए, उसमें और भी था। ये आपको इसका हिमाचल का भी 1-2 पार्ट दे दिया था, जैसे एक पीर पंजाल का भी नाम था, उसमें ऊपर नीचे फिर बदल कर दिया था। तो जो समझेगा, अच्छा से पढ़ा रहेगा, वही बता पाता। ठीक है, एक काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर। तो अब एग्जाम है, जैसे यूपीएससी जैसे चाहता है कि डीप लेवल स्टडी हो, पूरा समझ के, उसी तरह अब बीपीएससी में धीरे धीरे आपका पैटर्न अब नहीं चाह रहा है कि ऊपर छिछला स्तर पर कोई पढ़ गए से यहाँ आ गया ऑब्जेक्टिव पढ़ के, नहीं चाह रहा। और आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए खूब बढ़िया से, समझिए। अब भाई ठीक है, जिस लेवल में एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए हम ध्यान कर लें, लेकिन चीजों को समझना चाहिए अच्छा से। ठीक है, चलिए। पार हिमालय के 3 हो गए। दूसरा कौन है? मुख्य हिमालय। और तीसरा होता है, ये है ना अक्षांश के आधार पर बाबू, जैसे अक्षांश खींचेंगे तो ऊपर में ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर पूर्वांचल का इधर आ जाएगा, तो तीसरा आ जाएगा पूर्वांचल, पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, तो ये चीज है। एक आज हम एक चीज की ओर समझाते हैं, और वो क्या है आपका कश्मीर हिमालय। आज केवल बताते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है। पहला है हमारा जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्षेत्रीय विभाजन के रूप में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन के रूप में। अब पहला हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं कश्मीर या नॉर्थ वेस्टर्न, है ना। उत्तर है, ये दक्षिण है,
ठीक है ना, ये उत्तर है, दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। तो ये उत्तर और पश्चिम का ये है, हम ये यहाँ का बात कर रहे हैं। तो कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय। चलिए, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या बात है। तो एक पहला जो चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यही कि जो यहाँ नदी है वो झेलम नदी है, ठीक है। और अगर हम लोग एक एक चीज करके बात करें कि जब कश्मीर हिमालय का बात कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या चीज है, ठीक है ना, महत्वपूर्ण रूप से। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो नदी है झेलम नदी है। यहाँ पर झेलम नदी है तो कौन कौन सा यहाँ पर झील है बताइए आप लोग। यहाँ पर पॉइंट वाइज, हाँ, क्या क्या, डल झील और वेरी गुड, और ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप देखिए तो ठीक है, ये अच्छा बता रही हैं। देखिए हम लोग पॉइंट वाइज इसको लिख लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें एबीसीडी करके लिख लेते हैं। पहला है कि यहाँ पर जो नदी है, जो कि कश्मीर घाटी जहां पर है, वहां पर जो नदी है झेलम है। कौन सा नदी है? झेलम नदी। ये झेलम नदी जो है ये एक झील से, पुराना झील जो होके गुजरती है, और डल झील बहुत फेमस है। जो कश्मीर का डल झील है बहुत फेमस है। वहां पर नौकायान बहुत होता है, तीर्थयात्री लोग बहुत जाते हैं, टूरिस्ट लोग सब वहां पर, ठीक है ना। तो वहां पर जब हम लोग झील का बात करेंगे तो दो तरह के झील का बात करेंगे। कौन कौन बाबू? तो मीठे जल का, फ्रेश वाटर, और खारा जल का, नमकीन, ठीक है ना, सॉल्ट वाटर। तो अगर हम लोग जैसे बात करें मीठा जल, मीठा जल का झील कौन है? अभी हम लोग बात किए कौन कौन? हाँ, डल झील और वुलर झील, वुलर, ये दोनों मीठा जल का झील है। और अगर हम बात करें कि खारे पानी का, सलाइन या सॉल्ट, खारे पानी का झील, खारे पानी का झील, ये हो जाएगा। बहुत सारा है इसमें भी, लेकिन हम जो मुख्य बात करें तो हम चाहते हैं कि आपको इंग्लिश में ही लिखिए, क्योंकि हिंदी में उसका महत्व थोड़ा सा घट जाएगा। देखिए क्यों, इसका नाम पढ़ते हैं TSO लिखेंगे, लेकिन पढ़ेंगे क्या? सो पढ़ेंगे, सो मुरीरी, ठीक है। पैंगोंग, ठीक है, पैंगोंग। इसमें जो झगड़ा हुआ था चीन से, पैंगोंग झील के पास में भी हुआ था। और सो मोरीरी, ये कौन झील है बाबू? खारे पानी का, नमकीन इसमें जगह, ठीक है। अब इसमें जो तीसरा चीज आता है, तो हम लोग देख लिए पानी का वहां क्या व्यवस्था है, कैसे। एक तो जानते हैं कि वहां का क्लाइमेट, जलवायु कैसा होता है। आइए देखते हैं वहां मिट्टी कैसा होता है। मिट्टी कैसा होता है, देखिए, वो ऊंचा क्षेत्र है, वहां पर बड़ा बड़ा मोटा मोटा ग्लेशियर होता है बर्फ का। वो सब जब ढलान से नीचे आता है, या पहले से भी है, वहां का मिट्टी का निर्माण ऐसे ही हुआ है, तो वो चट्टान को काटता है। मतलब मान लीजिए कि वो ग्लेशियर है, मोटा है, पूरा पानी जम गया है बर्फ के रूप में, अब आगे जाना चाह रहा है, चट्टान वहां पर रोक रहा है, तो कितना दिन रोकेगा? वहां पड़ा हुआ है, प्रेशर लगा रहा है। अब धीरे धीरे तो वो भी बेचारा, मौसम परिवर्तन हो रहा है, चट्टान भी तो कमजोर हो रहा है ना, धीरे धीरे चट्टान कमजोर होता है, धीरे धीरे ऐसा एक समय आता है टूट जाता है, चट्टान टूट जाता है, तो इस तरह से टूटते जाता है आगे। जहां जहां टूटेगा तो चट्टान घिसते, रगड़ाते, छोटा छोटा मिट्टी के रूप में जाता है। तो वहां जो मिट्टी मिलता है उसको कहते हैं हम लोग करेवा। तो जो बहुत महत्वपूर्ण मिट्टी है, करेवा जो है वहां का मिट्टी है। कैसे बना आपको पता है? अभी बताएं आप लोगों को, ठीक है ना। ग्लेशियर के तोड़ने से, चट्टान को तोड़ा गया से, तो बढ़िया मात्रा में उसमें पानी भी मिला हुआ है, बहुत उपजाऊ मिट्टी होता है। तो करेवा मिट्टी में क्या उपजता है? केसर, वेरी गुड, केसर उपजता है। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं केसर को? सैफ्रॉन, ठीक है। और इसको हम लोग उर्दू में कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ऐसा चीज है, जाफरान, क्या कहते हैं? जाफरान, इसको कहते हैं जाफरान, ठीक है। ये सब कभी भी नाम, बहुत महंगा है केसर, तो पता ही होगा। एक बार हम खरीदे थे दिल्ली में, इतना सा खरीदे थे, और 300 रुपया का था, इतना सा, 50 ग्राम की, सब कम ही होगा, ठीक है ना। तो सब बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा था, ठीक है, ठीक है, केसर या जाफरान। अब जब हम लोग इसको देखें कि क्या, अब हम देखें कि नदी के बारे में देखें, वहां देखें कि झील कैसा है, फिर यहाँ पर अब मिट्टी का देखें, अब मिट्टी में क्या उपजता है ये देखें। तो आइए देखते हैं क्या वहां पर कुछ घास का मैदान है ऊंचाई पर। तो वहां पर कुछ घास के भी मैदान है, ठीक है ना। तो ऊंचाई पर या स्लोप पर, ढलानों पर या ऊंचाई पर, वहां जो घास के मैदान है
घास के मैदान जो ऊंचाई या ढलानों पर, ऊंचाई या ढलानों पर, तो इसका क्या क्या है, उसको कहते हैं मर्ग। इंग्लिश में, अगर हिंदी में देखिए तो मर्ग कहिए, मुर्ग ऐसे लगेगा, लिखते हैं MURG, मर्ग। ठीक है ना, पढ़ते हैं मर्ग। क्यों? क्योंकि इसका उदाहरण क्या क्या है मर्ग का? बिल्कुल, बहुत सारा ऐसा इस तरह का है। इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है गुलमर्ग और सोनमर्ग, इस तरह से बहुत सारा वहां पर मर्ग है। क्या नाम है, ध्यान में रखिए, घास के मैदान ऊंचाई पर या ढलानों पर, उसको कहते हैं मर्ग। ठीक है ना, लिखते हैं इंग्लिश में MURG, मर्ग। ठीक है, आइए फिर अगला, अगर वहां पर क्या देखा जाए, वहां पर घास का मैदान हो गया, मिट्टी हो गया, नदी हो गया, झील हो गया, मीठे पानी का, खारे पानी का, और वहां क्या देखा जाए, अगर सामान्य रूप से हम लोग जानते हैं पशुचारण वगैरह होता है। अगर और कुछ है तो अब हम लोग देखते हैं कि वहां पर क्या क्या, कौन कौन सा रेंज है, रेंज मतलब कौन कौन सा श्रृंखलाएं हैं। ठीक है ना, तो आइए इसको देखते हैं और ये समझते हैं कि यहाँ पर ये जो जम्मू कश्मीर राज्य है, ये पूरा क्षेत्र जो पड़ेगा उस सबका आसपास का, इसमें तीनों है। क्या क्या है? पार हिमालय भी है, मतलब ये अगर पूरा बात कीजिएगा, तीनों है, पार हिमालय का तीनों है, मतलब काराकोरम, काराकोरम वही है ना, अभी तो ये हमारे जो काराकोरम की चोटी है जम्मू कश्मीर में ही तो है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है? कि माउंट एवरेस्ट। एक मिनट रुकिएगा, आप लोग बताइए दोनों आदमी, माउंट एवरेस्ट है? माउंट एवरेस्ट होना चाहिए ना, पढ़ी तो यही है ना, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा चोटी कौन है? ये बताइए, क्या नाम है? माही। माही बताओ, क्या नाम क्या है? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग समझिए, ये जो माउंट एवरेस्ट है इधर है, ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? काराकोरम। ठीक है ना, वो इधर है। काराकोरम रेंज जो है यहाँ पर जो नहीं बनाया गया है, 3 ठो, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक है ना, तो उसी में है काराकोरम वाला ऊपर। बात समझ में आ गया ना? ठीक है, तो पार हिमालय में काराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर है। यहां से हमारा कुछ पार्ट हमारा इसका भी आता है, दिग हिमालय, कहीं तो हिमाद्री का भी आता है। ठीक है, और एक हमारा हिमाचल में क्या होता है, पीर पंजाल भी आता है। ठीक है ना, पीर पंजाल भी हमारे आता है इसमें। तो इतने सारे हैं, इतने सारे जो मतलब जो पीर पंजाल है, ये किसका है? ये हिस्सा है हिमाचल श्रेणी या हिमाचल हिमालय का। ठीक है ना, हम बोले हैं ना, ये तीसरा जो पढ़ाए थे आप लोगों को बताया था ना, कि जो डैश 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 करके, ये कौन है? हिमाचल है ना, हिमाचल श्रेणी है, हिमालय का बीच वाला का, मध्य वाला। ये सब ये किस में है? कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय में है, इस क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, अब इसमें आइए और कुछ देखते हैं। कुछ इसमें पासेज भी हैं, बहुत सारे पासेज हैं, हम प्रयास करेंगे उसका कल मैप के साथ अगले क्लास में बात करेंगे। पासेज में बहुत सारे हैं, एक दो चार का नाम ले लेते हैं। ठीक है, रोहतांग है, काराकोरम है, काराकोरम पास में दर्रा, काराकोरम दर्रा है, रोहतांग दर्रा है, आपको बहुत सारा है। मतलब इसमें अटल टनल जो बना है एक दर्रा से होकर बना है, उसके अलावा आपका मतलब समझिए कि अगर अलग अलग हम लोग मतलब विस्तार से देखें तो देखिए कि इसमें बहुत, एक तो हमारा जो चांगला वाला नहीं, जो चांगला वाला नदी आ रहा है वो भी है, जो कि ये वाला सिंधु नदी आ रही है, चांगला दर्रा वो भी है आपके। उसके अलावा फोटूला एक नाम है, उसके बाद अलावा बारालाचला, मतलब सबका लोकेशन समझना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या क्या है इसको केवल बोलने से नहीं होगा। इसलिए चाहते हैं कि उसका एक मैंने कहाँ है लोकेट करके हम लोग बड़ा सा कश्मीर का, जैसे इसको छोटा बना है ना, एक बड़ा सा केवल कश्मीर का ही बना करके, और उसमें देखेंगे हाँ ये है, इसका क्या महत्वपूर्ण है, एक मैप के थ्रू अगले में इस बात को प्रयास करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख लें कि पासेज या दर्रा भी है, दो चार का नाम अभी लिख लें, अगले क्लास में इसको डिटेल में करेंगे। पासेज या दर्रा, दो चार का यहाँ उदाहरण में नाम देते हैं। रोहतांग,
चांगला, जहां से ये इंग्लिश में कहिए तो या हिंदी में कहिए तो सिंधु नदी का भारत में प्रवेश द्वार कहते हैं चांगला दर्रा को। बात समझे, चांगला दर्रा या चांगला पास को भारत में सिंधु नदी का प्रवेश द्वार कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस तरह से रोहतांग भी वही है, सतलज नदी का हो जाएगा, ये बहुत फेमस है। अगला आइएगा बारालाचला, बारालाचला, फोटूला, बहुत सारा है, हम लोग बात करेंगे कल। ठीक है, ठीक है। इसमें और हमारा क्या छूट रहा है, कुछ एक चीज है। अब एक बात बताइएगा कि चरार शरीफ कहाँ है? चरार ए शरीफ, चरार ए शरीफ नाम सुने हैं? मतलब इस्लाम धर्म का एक महत्वपूर्ण घूमने वाला स्थल है चरार ए शरीफ। हाँ, जम्मू कश्मीर में है चरार ए शरीफ, मुस्लिम धर्म का है। ठीक है ना, उसको हम लोग वैष्णो देवी आप लोग जानते ही, ये तो ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर में है। और उसके अलावा क्या, जम्मू कश्मीर के अलावा एक और बताइए? अरे अमरनाथ है ना, अमरनाथ ये जो है हमारा, एक मिनट बोलते, अमरनाथ, ठीक है, अमरनाथ उसी के पास में पड़ता है जम्मू कश्मीर में, हम लोग जाते हैं वहां पर। हालांकि थोड़ा सा चाइना की तरफ भी उसका होता है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि उसी क्षेत्र में है। चाइना तो कब्जा लिया है बहुत चीज जानबूझ के यहाँ पर तिब्बत वाले क्षेत्र में, लेकिन अमरनाथ, चरार शरीफ, वैष्णो देवी, ये सब तीर्थ यात्रा के लिए क्षेत्र है, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है ना, हम लोग दो, अगर हम लोग एक चीज इसमें ध्यान देंगे, हम लोग उसमें लिख लेते हैं। और देखिए देखिए, दो ग्लेशियर का हम लोग नाम लिखते हैं। ग्लेशियर का, ग्लेशियर, ग्लेशियर क्या होता है आप लोग को पता है? बहुत बड़ा पानी का जो बड़ा सा जमाव है, जिसका मोटाई जो हो सकता है किलोमीटर में हो सकता है, कुछ मीटर में हो सकता है, 1 किलोमीटर भी मोटाई हो सकता है, फैलाव तो 10, 20, 50 किलोमीटर तक लंबाई मतलब दूर तक हो सकता है, मोटाई उसका 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 500 मीटर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, इसको ग्लेशियर कहते हैं। क्लियर, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो ग्लेशियर, जो महत्वपूर्ण ग्लेशियर का हम लोग दो नाम लिखते हैं। ग्लेशियर में दो में एक देखिए कि हम लोग का एक काराकोरम ग्लेशियर, ठीक है ना, नहीं, एक सियाचिन, पहला नाम लीजिए, कौन है? सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। और दूसरा देखिए हम लोग बालटोरो ग्लेशियर, टोरो कह देते हैं, बाल्टोरो, बाल्टोरो ग्लेशियर। ये महत्वपूर्ण ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर और बाल्टोरो ग्लेशियर। हम देखते हैं कुछ इसमें और ऐड कर से एक दो चीज। तो एक बार देखिएगा कि जो सियाचिन ग्लेशियर है और बाल्टोरो ग्लेशियर है, तो सियाचिन ग्लेशियर है ये नुब्रा वैली में है। कहाँ है? सियाचिन जो ग्लेशियर है, इसको लिख लीजिए आप लोग, नुब्रा वैली में। नुब्रा फेमस है, क्यों अभी बोल रहे हैं? क्योंकि पिछला क्लास से लिंक करके अभी बताते हैं। आप लोग लिखे नहीं है, लिखना होगा, ठीक है ना। ये किसमें है? नुब्रा वैली में। सियाचिन ग्लेशियर जो है ये नुब्रा वैली मतलब घाटी में, नुब्रा घाटी में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अब जो है आप लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। अगर ये सब नहीं पढ़िएगा तो हवा नहीं लगेगा प्रश्न का, तो प्रश्न का लेवल उठेगा हर एग्जाम में। जो लद्दाख जो क्षेत्र है, केंद्र शासित प्रदेश, वो 5 जिला में बढ़ जाने वाला है। लद्दाख क्षेत्र किसमें बाबू? 5 जिला में बढ़ने वाला, नया नोटिफिकेशन आया है। क्योंकि हाँ, कारगिल ले और ये 5 नया बन जाएगा, ठीक है ना। तो 5 जो और ऐड होगा, उसमें जो 5 में एक जो नाम है नुब्रा का है, उसमें एक नाम है नुब्रा का, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और जो बाल्टोरो ग्लेशियर है ये कश्मीर घाटी में है। ये घाटी कैसा है? ये कश्मीर घाटी में है, कश्मीर घाटी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये समझे। ये क्यों नुब्रा घाटी इंपॉर्टेंट? नुब्रा नाम से एक जिला बनने वाला है। 5 जो नया जिले बनेंगे उनमें एक जिला नुब्रा रहेगा। 2 ऑलरेडी यहां जिला है, कारगिल और लेह है, लेकिन
5 और जिले जो ऐड हुए उनमें एक जिला नुब्रा होगा, उसी में सियाचिन ग्लेशियर है। संसार का, पृथ्वी पर का सबसे ऊंचा बैटल ग्राउंड माने रणभूमि, रण क्षेत्र वहीं पर है। यहीं पर पाकिस्तान भारत दोनों लड़ते रहता है। चाइना भी प्रयास करता है उधर से अपना हिस्सा, अक्सर इसको कहते हैं अक्साई चिन्ह, इधर का है ना, ये जो छोड़ी उधर नहीं, यहीं जाते हैं। ये जो हिस्सा है ना जो निकला हुआ है, इसको क्या कहते हैं बाबू? अक्साई चिन्ह। तो वो भी चाहता है हम अपना क्षेत्र कितना कब्जा लें, सब लोग सोचता है कि ये ठीक। तो ये ग्लेशियर आ गया। इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, देखिए, और ये थोड़ा समझने वाली बात है। ये क्या बात है कि जो वहां की नदी है, कौन नदी है बह रही थी? डल झील में कौन नदी बह रही थी? झेलम नदी बह रही थी डल झील में। तो झेलम नदी है, तो डल झील के पास जब आती है तो एक विसर्पण होता है, हिंदी में कहते हैं विसर्पण। विसर्पण मतलब जो नदी है ऐसे चलती है। विसर्पण मतलब क्या होता है बाबू? ऐसे। विसर्पण सर्प की तरह, सांप की तरह, है ना। सांप देखिएगा चलेगा, ऐसे चलेगा, कभी ऐसे नहीं जा पाए, ऐसे कैसे जाएगा बेचारा? उसको पिछला रीढ़ को खींचना है, ये रीढ़ का हड्डी इस रीढ़ से जुड़ा है, ये रीढ़ का हड्डी इस रीढ़ से, ये रीढ़ का हड्डी इस रीढ़ से जुड़ा हुआ है। सो इसको खींचने के लिए इधर खींचता है बेचारा, तो सब खींचाता है, फिर इधर खींचता है तो सब खींचाता है। क्यों चलता है? बात समझ पा रहे हैं कैसे चलता है? इधर खींचता है तो सब खींचाता है, फिर इधर खींचेगा तो फिर खींचाएगा, ये सब सीधे नहीं खींच पाएगा, इसलिए थोड़ा एंगल बनाता है, ठीक है। तो ये जो नदी है विसर्पण है, विसर्पण करती है, इसी को हिंदी में विसर्पण कहते हैं और इसी को इंग्लिश में मियांडरिंग कहते हैं, मियांडरिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो विसर्पण करती है। इस दौरान क्या होता है, इधर जाते जाते कभी ऐसा होता है कि नदी ये अपना हिस्सा छोड़ करके ये अपना भूल गई, मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि मिट्टी जमा हो गया इधर इधर, अब नदी अपना रास्ता ऐसे मान लीजिए बदल दिया, ऐसा ये नदी ऐसे आते आते अपना रास्ता ऐसे बदल दिया, तो ये भाग जो रहता है, ये जल का ये भाग ये अलग कट जाता है और ये एक झील के रूप में परिणत हो जाता है। किस रूप में बाबू? झील के रूप में। इसी को हिंदी में गोखुर झील कहते हैं। गोखुर, गाय के खुर की तरह, गाय का खुर जो होता है ना, तो इसी को क्या कहते हैं? गोखुर झील कहते हैं, गोखुर झील, या इसी को इंग्लिश में कहिएगा ऑक्सबो, ऑक्सबो लेक लिख सकते हैं आप लोग। समझ रहे क्यों निर्माण होता है? बात समझ गया ना, क्योंकि अपना रास्ता बदल ली नदी, किसी वजह से ऊंचाई हो गया, भूकंप आया, मान लीजिए थोड़ा ऊंचा उठ गया क्षेत्र, बहुत भौगोलिक कारण हो सकता है, उस वजह से नदी अपना रास्ता मान लीजिए बदल ली, तो बेचारा ये भाग अलग हो गया, वो तालाब के रूप में, एक झील के रूप में बन के रह जाएगा, ठीक है। तो एक ये जान लेंगे। और ये जो मियांडरिंग है यानी विसर्पण है, ये आपको नदी के जब अपने मध्य अवस्था में रहती है, नदी 3 अवस्था में बहती है। कौन अवस्था होता है? पहला जब ऊंचाई, किसी भी ऊंचाई पहाड़ से ऊपर से उठती है, गिरती है नदी, तो उसको कहते हैं कि यौवना अवस्था, यूथफुल स्टेज में, ठीक है। दूसरा में जब आती है तो लगभग जैसे मैदानी भागों में आती है, जैसे उत्तर प्रदेश बिहार के मैदानी भागों में, तो वो विसर्पण होता है। क्योंकि नदी समतल लगभग मिलता है तो सांप की तरह चलती, इधर उधर नदी घूमते घूमते चलती है, उसमें गोकुल झील वगैरह तरह तरह का बनता है। ऊपर जो चलती है हिमालय से, जैसे गंगा ही नदी है, अपनी गंगा नदी है, यहाँ से मान लीजिए कि यही गंगा नदी है अपनी, ये उत्तराखंड से, या मान लीजिए यहीं से अगर हम बात करें तो यहाँ से निकलती है गंगा नदी, यहाँ से ऊपर से जब उतरी तो बहुत कटाव करती है, पहाड़ों का पूरा अंदर तक कटाव करती है। लेकिन जैसे जैसे मैदानी भाग में आती है तो लगभग ऊंचाई कम हो जाता है, एक जगह का दूसरी जगह से लगभग एक ही समान है, तो ऐसे नॉर्मल ऐसे ऐसे चलने लगती है, ठीक है। विसर्पण के रूप में नदी चलने लगती है, ठीक है, यहाँ से ऐसे करते। तो ये जो विसर्पण वाली स्थिति है, ये नदी के मध्य अवस्था में मिलता है, ठीक है ना, प्रौढ़ा अवस्था में मिलता है। और नदी का 3 अवस्था होता है, एक तो यूथफुल यौवनावस्था होता है, और दूसरा क्या होता है? प्रौढ़ा अवस्था होता है, मैच्योर स्टेज होता है। और सबसे अंतिम में जब वो गिरने वाली रहती है, अपने मुख्य समुद्र से, सागर से मिलने वाली रहती है, तो उसका वृद्धावस्था रहता है। उसमें क्या होता है? उससे बहुत सारे मिट्टी के कण आते हैं, नदी भारी हो जाती है और नदी का एकदम स्लोप जो होता है, ढाल 0 हो जाता है, ढाल नहीं रहता है। अब उसको भाई जमा कर देना है, अब जो मिट्टी जो आया है सांस मतलब जमा करके मिल जाना है सागर में, ठीक है ना, यहाँ पर जमा करके यहाँ पर नदी अब बेचारी सागर में मिल जाएगी, सब सागर में आ जाएगी सब पानी। तो यहाँ पर पूरा डेल्टा का निर्माण होता है, जगह जगह बड़ा सा मिट्टी का, यहाँ जमा वहां जमा, पूरा का पूरा मिट्टी दलदली क्षेत्र हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो विसर्पण वाली घटना है मध्य अवस्था में होती है, यानी कि प्रौढ़ावस्था में होता है। लेकिन ये जो झेलम नदी है, यहाँ तो ऊंचा भाग है ना बाबू,
तो ऊंचा भाग होते हुए भी यहाँ पर विसर्पण दिखता है झेलम नदी का। कहां पर, किस जगह में? तो डल झील के पास में दिखता है। क्यों दिखता है? हाँ, विसर्पण से ना, हाँ वहां पर जो मतलब जो आपका झेलम नदी है वो विसर्पण करती है, ठीक है ना। तो विसर्पण से वो हम क्यों करती है? प्रश्न मेरा ये है कि ठीक है वुलर झील ठीक है क्योंकि वो तो पास करती है आसपास से। प्रश्न मेरा ये है कि नदी का वो यूथफुल स्टेज है, मैच्योर मतलब शुरुआती स्टेज है, यौना अवस्था है, तो नदी ऊपर वाले भाग में विसर्पण क्यों करती है? ये तो घटना वृद्धा या आपको प्रौढ़ावस्था में होने वाला घटना है, मैच्योर अवस्था में, तो ऊपर क्यों करती है? प्रश्न मेरा यही है, उसका कारण है, अगर बता सकते हैं तो बताइए। बताइए, आप बताइए। हाँ देखिए, जो आप वुलर भी बोल रही हैं तो वुलर में भी हो सकता है, ये डल जो हम बात बोल रहे हैं वो भी सही है, मतलब डल झील के पास भी इसका मेंडरिंग है, तो वही पूछा जा रहा है। आप बताइए, इसको पूछा जा रहा है कि नदी अपना डल के पास विसर्पण क्यों करती है? ये चूंकि वो तो यूथफुल स्टेज है, यौनावस्था है, तो नदी उस अवस्था में क्यों विसर्पण कर रही है? कारण ये है कि उसको, नदी को विसर्पण करने के लिए आपको लगभग समतल भूमि चाहिए, जो कि जो यूथफुल स्टेज या जो हिमालयी या ऊंचे क्षेत्रों से जब आती है तब ये नहीं मिलता है। लेकिन पुराना जो आज का डल झील है वो पुराना बहुत बड़ा झील था, किसी कारणवश या खगोलीय घटना के कारण वो झील समाप्त हो गया, मतलब आधा ही, छोटा ही बचा है, उसका बहुत सारा भाग हट गया है। तो जो आती है वो तो बहुत सारा भाग से होते हुए आती है, तो जो सूख गया है अब वो झील वो नहीं है, सामान्य भूमि हो गया है, वो समतल टाइप का हो गया है। तो इसीलिए उसको लोकल लेवल पर, स्थानीय लेवल पर समतल भूमि मिल जाता है। तो जहां भी समतल भूमि मिलेगा नदी अपना विसर्पण शुरू कर देगी। इसीलिए वो आपका यौवन अवस्था होते हुए भी वहां नदी अपना विसर्पण दिखाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो डल झील है आज का, वो पुराने जमाने में बहुत बड़ा हुआ करता था, उसका बहुत सारा भाग सूख गया और वो समतल भाग बन गया। क्योंकि झील था तो वो बराबर हो गया था तल उसका, लेकिन सूख गया किसी न किसी खगोलीय घटना से, अर्थक्वेक या कोई ना कोई आया होगा जिस वजह से सूख गया, आधा भाग उसका हट गया होगा। तो उसी भाग से लेकिन नदी को गुजरना पड़ता है, इसलिए वो नदी वहां भी विसर्पण दिखता है। बात समझ में आ गया ये चीज? अब हम लोग लगता है कि लगभग चीज हम लोग पूरा कर लिए हैं यहाँ पर। ठीक ही है, हम लोग इसमें पूरा कर चुके हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ेंगे। अगला ये तो कश्मीर हिमालय था, इसके बाद हम लोग कुमायूं हिमालय, और कल अगली क्लास में प्रयास करेंगे सबसे पहले कि जो हमारा दर्रा था, पासेस था, उसको इसको बहुत बड़ा करके समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। ये काफी इंटरेस्टिंग, महत्वपूर्ण होगा। और किसी भी कंपटीशन के लिए या आप घूमने जाएं परिवार के साथ भी जम्मू कश्मीर में, तो उसके लिए भी बहुत ही लाभदायक होगा। तो किसी भी परिस्थिति में अच्छा रहेगा, आप किसी कंपटीशन करें या घूमने जाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।